चलो स्टार्ट करते हैं लोग। पीछे रख दिए सब लोग। चलो तीसरा वाला जो सबक है जिसका नाम है अनाथांची आई, और इसके जो लेखिका है उनका नाम है सिंधुताई सकपाळ। अब थोड़ा सा सिंधुताई सकपाळ के बारे में हम लोग जानते हैं। देखो, अनाथांची सेवा करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या ममता बाल सदन या संस्थेची स्थापना करून अनाथ मुलांचा सांभाळ करण्याचे समाजकार्य त्या करीत आहेत। त्यांनी अनेक अनाथ मुलांना शिक्षण दिले आहे, जगण्याची प्रेरणा दिली आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समाजात मानाचे स्थान मिळवून दिले आहे। अगर इनके बारे में आप थोड़ा सा जानोगे तो इनको अनाथांची आई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनाथ मतलब जो बच्चे यतीम होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, ऐसे बच्चों की माँ इनको कहा जाता है। और इन्होंने अगर देखते कि अनाथांची सेवा करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या, जो अनाथ लोग हैं इनकी सेवा करने वाली ये सामाजिक कार्यकर्ता है, और इन्होंने एक संस्था बनाई हुई है जिसका नाम है ममता बाल सदन। ममता बाल सदन इस आश्रम के अंदर या इस संस्था के अंदर जो अनाथ बच्चे होते हैं इनको वहाँ पर रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उस तरीके से सिंधुताई की ये जो संस्था है, क्या नाम है इसका? ममता बाल सदन। ये उस तरीके से उन बच्चों के, अनाथ बच्चों की क्या करती हैं? सेवा करती है, उनकी देखभाल करती है। और इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे, मेरे ख्याल से एक अंदाज़न अगर देखते तो 1700 से 1800 बच्चों तक को इन्होंने क्या किया? पढ़ाकर बड़ा किया है। और बहुत सारे बच्चे आज बड़े बड़े लेवल में काम कर रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर्स हैं। और इस तरीके से ऐसे अनाथ मुलांना त्यांनी शिक्षण दिले, जगण्याची प्रेरणा दिली। जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको जीने के लिए, या उनको लगना चाहिए कि हमारी भी ज़िंदगी है, उसके लिए उनको मोटिवेट किया। आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समाजात त्यांना मानाचे स्थान मिळवून दिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो लोग हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जिनका कोई नहीं है, उनको समाज के अंदर उन्होंने क्या कर दिया? एक अच्छा सा स्थान निर्माण करून दिले। और इस तरीके से अब ये जो सबक है ये उनका मी वनवासी है, त्यांचे आत्मचरित्र है। उनका एक किताब है, आत्मचरित्र है, जिसका नाम है मी वनवासी। उसके अंदर से ये सबक लिया गया है। और इस सबक के अंदर लेखिका, जिनको पढ़ने की बहुत इच्छा है और किस तरीके से, किस हालात में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, ये इस सबक के अंदर बताया गया है। आगे हम लोग अभी पैराग्राफ वाइज सबक को पूरा देखते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर। देखो सिंधुताई क्या बोलते हैं अब, मला लहानपणी सगळे चिंदी म्हणत। चिंदी मतलब, चिंदी समझते हो आप, जो कपड़ा होता है जिसका फटा पुराना जो टुकड़ा होता है, जिसको क्या बोला जाता है? चिंदी बोला जाता है। तो इनको घर वाले जो थे क्या करते थे? बचपन में चिंदी के नाम से सब लोग पुकारते थे या बोलते थे। चिंदी अभिमान साठे, माझा जन्म 14 नोव्हेंबर 1948 रोजी नावरगाव फॉरेस्ट येथे झाला। इनका जो जन्म है, सिंधुताई का जन्म है 14 नवंबर 1948, 1948 में नावरगाव फॉरेस्ट यहाँ पर हुआ। ये ध्यान में रखेंगे कि सवाल पूछा जाता है, वेब का जो सवाल आता है उसके अंदर ये होता है कि सिंधुताईची जन्म तारीख। तो क्या है उनकी जन्म तारीख? 14 नवंबर 1948। और कहाँ पर जन्म हुआ था उनका? नावरगाव फॉरेस्ट। यहाँ पर ये दो चीज़ें पूछी जाती है। माझ्या वडिलांना अन्याजी म्हणायचे, और इनके जो पिताजी थे जिनका नाम क्या था? अभिमान साठे। इनको सब लोग क्या करते थे? अन्याजी के नाम से जानते थे, पुकारते थे।
आमचं घर छोटंसं पण छान होतं. सिंधुताई बोलते की इनका जो घर था छोटा सा था लेकिन छान होता, मतलब अच्छा था, खूबसूरत था. अंगनात गुरं गाई म्हशी होत्या, और जो आंगन था उस आंगन के अंदर क्या था, गुरं गाई और म्हशी, जो जानवर पालने वाले जो जानवर होते हैं वो जानवर उनके पास में थे. जैसे गाय थी, भैंस थी, और जो जानवर थे वो भी थे. क्लियर हो रहा है इतना पहला? हाँ. मी रोज म्हशी घेऊन शाळेसमोरून जात असे. इनका रोज का रूटीन था, सिंधुताई का रोज का रूटीन था. जो सुबह होती थी तो रोज जो उनके पास उन्होंने पाले हुए जो जानवर थे, जो भैंस थी, म्हशी, म्हशी मतलब जो भैंस होती है, म्हशी घेऊन शाळेसमोरून जात असे. रोज वो क्या करती थी, सुबह होती थी तो उनका काम वही था, भैंस को लेके जाके चराना. तो सुबह होती थी तो जो भैंस थी उनके पास में, उनको स्कूल के सामने से वो लेके जाती थी. त्या शाळेचे नाव होते बुनियादी ग्रामशाळा, पिंपरी मेघे, आरवी रोड, जिला वर्धा. और जिस स्कूल के सामने से वो रोज उनके जो जानवर थे, भैंस थी, उनको लेकर जाते थे, उस स्कूल का नाम था, क्या नाम था, बुनियादी ग्रामशाला पिंपरी मेघे. ये कहाँ थी, जिला वर्धा में. ये देखो, ये भी सवाल पूछा जाता है कि सिंधुताईच्या शाळेचे नाव. तो क्या था उनके शाळेचं नाव, बुनियादी ग्रामशाला पिंपरी मेघे, आरवी रोड, जिला वर्धा. तो शाला, अब ये स्कूल थी, स्कूल के सामने से रोज क्या करते थे, उनके पास जो भी जानवर थे, जो भैंस थी, उनको चराने के लिए वो लेकर जाते थे. उनका कहना है कि स्कूल मतलब क्या था, एक शाला म्हणजे एक भला मोठा हॉल होता. उनका जो स्कूल था एक बड़ा सा हॉल था. हॉल समझते हो ना, ये हम लोग के जैसा हॉल नहीं. किस टाइप का हॉल था, जैसे गोडाउन टाइप में जो होता है, गोडाउन टाइप में क्या था, एक हॉल था. धान्य ठेवायला गोडाउन बांधतात तसा, अनाज रखने के लिए जो गोडाउन होता है, उस टाइप में उनकी स्कूल थी. और स्कूल का क्या था, वो हॉल था. उसके ऊपर छपरे पे क्या थे, कॉल थे, और समोर एक भलं मोठे चाफ्याचं झाड होतं. और जो स्कूल था, उस स्कूल का जो आंगन था, उस आंगन के अंदर क्या था, एक भलं मोठं चाफ्याचं झाड होतं. एक बहुत बड़ा चाफे का जो फूल होता है उसका पेड़ था, व्हाइट कलर का जो फूल होता है, त्याची टपोरी पांढरी शुभ्र फुलं शाळेच्या अंगणात पडलेली असायची. और वो जो पेड़ था, चाफे का जो पेड़ था, उसके जो वाइट कलर के टपोरे, मतलब हमेशा खिले हुए जैसे जो फूल होते, वो फूल उस पेड़ के नीचे गिरे हुए रहते थे. म्हशी घेऊन शाळेपाशी आले कि मी म्हशी घेऊन शाळेपुढे थांबत असे. और जैसे ही सिंधुताई, रोज का उनका रूटीन था, जब भैंस लेकर उस स्कूल के सामने आते थे तो कुछ देर तक क्या होता था, उस स्कूल के सामने वो रुक जाते थे, रुकते थे. और शाळेत जाणाऱ्या मुली चांगले कपडे घालून, वेणीफणी करून शाळेसमोर खेळत असायच्या. और रुकते थे और देखते थे कि स्कूल में आए हुए जो दूसरे बच्चे थे, साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहनकर, लड़कियां थी 2 चोटी बांध कर, अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन बच्चे आते थे. और स्कूल का जो ग्राउंड था, उस ग्राउंड में उन लोग क्या करते थे, खेलते हुए दिखाई देते थे. उसमें से कुछ बच्चियां जो थी, काही जणी झाडाखाली असायच्या, काही जणी झाडाखाली बसून अभ्यास करत असायच्या. जब वो देखते थे तो कुछ बच्चे क्या होते थे, स्कूल के जो आंगन था उस आंगन के अंदर खेलते हुए दिखाई देते थे उनको. तो कुछ बच्चे क्या करते थे, कुछ बच्चे, उनको क्या होता था, उसी जो पेड़ था, चाफे का जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बसून अभ्यास करत असायचे. बैठकर क्या करते थे, अपनी पढ़ाई करते हुए उनको दिखाई देते थे. तेव्हा मलाही वाटायचे, और ये सारी चीज़ें जब वो देखते थे तेव्हा मलाही वाटायचे, तब उनको ऐसे लगता था कि आपण ही शाळेत जाओ. तो उनको लगता था कि मुझे भी क्या करना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए. मी एकदा अन्याजींना म्हटलं, और एक बार उन्होंने, उनके जो पिताजी थे, उनसे कहा कि अन्याजी, मला शाळेत जाऊन शाळा शिकायची. उन्होंने, उनके जो पिताजी थे, जिनका नाम था अभिमान साठे, जिनको अन्याजी के नाम से क्या करते थे, बुलाते थे, पुकारते थे. तो एक बार सिंधुताई ने
अपने पिताजी से कहा की अन्याजी मला शाळेत जाऊन शाळा शिकायची, मुझे स्कूल जाना है और मुझे भी क्या करनी है, पढ़ाई करनी है. चुली पुढे बसून भाकरी करणाऱ्या आईने ऐकले. जब उन्होंने ये जुमला बोला था, क्या बोला था कि अन्याजी मला शाळेत जाऊन शाळा शिकायची. जब ये जुमला जैसे ही बोला उसी वक्त उनकी जो माँ थी सिंधुताई की, वो सामने घर के सामने जो चूल्हा था वो चूल्हे के ऊपर क्या कर रही थी, भाकरी बनवत होती, रोटियां बना रही थी. उन्होंने जैसे ही ये जुमला सुना क्या कि मुझे भी स्कूल जाना है और पढ़ाई करनी है, तो वैसे ही वो तरह तरह बाहर आए. एकदम गुस्से से क्या हो गए, उनकी मम्मी जो है बाहर आ गई. चिंधे काय म्हणालीस तू. माँ सिंधुताई से बोलने लगे कि चिंधे, उनका चिंधे के नाम से बोलते थे, कि बोले चिंधे काय म्हणालीस, क्या कहा तूने अब कि शाळेत जायचं है, स्कूल जाना है और रोज़ म्हशी कौन संभाले. तो बोले अगर स्कूल जाओगे तो रोज़ भैंस संभालने के लिए कौन ले जाएगा. आपल्या साठेच्या घराण्यात अजून कुणीही शाळेची पायरीसुद्धा चढलेलं नाही आहे. माँ बोलने लगी कि हमारे साठे परिवार में, उनका नाम क्या था, अभिमान साठे था ना, तो माँ बोलने लगी कि साठे के परिवार में, हमारे फॅमिली में, साठे फॅमिली में अजून कुणीही शाळेची पायरीसुद्धा चढलेलं नाही, और तक कोई स्कूल की पायरी भी चढ़ा नहीं है, और मनते शाळेत जायचं शाळे. और माँ बोलने लगी कि तू बोल रही कि मुझे स्कूल जाना है. अन्याजी आईचं ऐकत होते और सिंधुताई के पिताजी थे, वो सारी बातें क्या कर रहे थे, वहाँ पर सुन रहे थे. और जब ये बातें उन्होंने सुनी पर कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ सुन रहे थे. और जब ये सारी बातें सुनी तो सुनने के बाद सिंधुताई जो है वो क्या करने लगी, रोने लगी. मी रडायला लागले, सिंधुताई रोने लगे, पण माझं कुणी ऐकत नव्हतं. वो रो रहे थे लेकिन उनकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा था. माझे वडील म्हणाले गप्प बस. और जब वो रो रहे थे उतने में उनके पिताजी ने कहा कि रो मत, चुप बैठ. और क्योंकि वजह ये थी, त्यांना कुणी रडलेलं आवडत नसे. उसके जो पिताजी थे, सिंधुताई के पिताजी थे, उनके घर में अगर कोई रोता था तो उनको पसंद नहीं आता था. कौन है रे भाई, जैनब जा. क्या होता था, उसके जो पिताजी थे उन्होंने सिंधुताई को क्या कहा, चुप करने के लिए क्यों कहा, या चुप बैठने के लिए क्यों कहा, क्योंकि उनको क्या होता था, घर में कोई रोता हुआ उनको पसंद नहीं आता था या अच्छा नहीं लगता था. माझे वडील अभिमान साठे, नावाप्रमाणे अभिमान वाटावा असे होते. अभिमान का मतलब होता है, क्या होता है, प्राउड फील करना. हाँ, तो जिस तरीके से उनका नाम था उसी तरीके से वो नेचर भी था उनका. दुसऱ्या दिवशी ते मला शाळेत घेऊन गेले और दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई तो सिंधुताई के पिताजी थे, अभिमान साठे जो थे, वो सिंधुताई को लेकर स्कूल चले गए. क्लियर हो रहा है इतना, कुछ परेशानी, कुछ डाउट है? ठीक है, आगे चलते हैं. वयाच्या 9व्या वर्षी मी शाळेत गेले. जब उनकी एज 9 साल की थी, 9 साल की एज में क्या हो गए, वो स्कूल में गए. स्कूल में जाने के बाद गावातलेच वांदिले गुरुजी मुख्याध्यापक होते. उन्हीं के गांव में, जिस स्कूल में वो गए थे, उन्हीं के गांव में रहने वाले जो वांदिले गुरुजी थे, ये नाम है, सरनेम है, वांदिले गुरुजी थे, उस स्कूल के क्या थे, मुख्याध्यापक थे, हेडमास्टर थे. और उनका जो पहनावा था, वांदिले गुरुजी का जो पहनावा था, ये भी सवाल में आता है. देखो, उनका पहनावा था पांढरे शुभ्र धोतर, त्यावर नेहरू शर्ट, डोक्यावर पांढरी टोपी, असा त्यांचा पोशाख होता. और ये जो वांदिले गुरुजी थे, जो मुख्याध्यापक थे, हेडमास्टर थे वहाँ के, उनका जो पहनावा था, पोशाक जो था, किस तरीके से था, पांढरे शुभ्र धोतर, वाइट कलर की, एकदम वाइट कलर की क्या करते थे, वो धोती पहनते थे, त्यावर नेहरू शर्ट, डोक्यावर टोपी, असा त्यांचा पोशाक होता. इस तरीके से जो वांदिले गुरुजी थे उनका
पहनावा था। जैसे ही पिताजी उनको स्कूल लेकर गए, वांदिले गुरुजी ने क्या किया, वडिलांनी माहिती सांगितली, वांदिले गुरुजींनी माहिती लिहून घेतली। देखो जब भी एडमिशन होता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, तो उस तरीके से इस सिंधुताई के जो पिताजी थे उन्होंने क्या कहा, पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, और वांदिले गुरुजी ने क्या कर दी, वो पूरी इन्फॉर्मेशन लिख कर ली, और उसके ऊपर सिंधुताई के पिताजी थे उन्होंने क्या किया, अंगठा दे दिया, और इस तरीके से सिंधुताई की स्कूल शुरू हो गई आणि माझी शाळा सुरू झाली। सिंधुताई बोल रहे हैं कि इस तरीके से उनकी स्कूल या उनकी पढ़ाई क्या हो गई, शुरू हो गई। शाळेत नाव घातलं तरी म्हशी सांभाळायला जावं लागायचं। अब चलो एडमिशन हो गया था, स्कूल में इनका नाम भी डाल दिया था, लेकिन फिर भी इनका काम क्या था, सुबह सुबह उठकर क्या करना है, भैंसों को जाकर चराना है। तो वो काम उनका, शाळेत नाव घातलं तरी म्हशी सांभाळायला जावं लागायचं। स्कूल में नाम डाला था भले, लेकिन उनका जो काम था रोज का, भैंस को चराने लेके जाना है, वो काम उनको रोज करना पड़ता था। सकाळी शाळा भरण्याची वेळ, सकाळी शाळा भरायची वेळची घंटा मला ऐकू येत असे। जैसे सुबह स्कूल भरती थी तो उसकी स्कूल की बेल उनको सुनाई पड़ती थी। मला शाळेत जावंसं वाटायचं, उनको स्कूल जाने के लिए ऐसा लगता था कि मुझे भी स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि एडमिशन हुआ था, उनका नाम डाला गया था, पण जाता येत नव्हते, लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे। और स्कूल का जो टाइमिंग था देखो, सकाळी 7 ते 1 आणि नंतर दुपारी 3 ते 5:30 वाजेपर्यंत, अशा दोन वेळेमध्ये शाळा भरायची। तो सिंधुताई जिस स्कूल में पढ़ते थे या जिस स्कूल में उनका एडमिशन हुआ था, तो स्कूल 2 टाइम पे चलती थी। ये भी पूछा था सवाल में, ध्यान रखो, 2 टाइम पे चलती थी। स्कूल का टाइमिंग क्या था, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, और बाद में दोपहर में 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक। क्लियर हो रहा है टाइम इसका? क्या टाइमिंग था, सुबह में 7 बजे से और दुपारी 3 ते 5:30 वाजेपर्यंत, अशा 2 वेळेस शाळा। इस तरीके से इस 2 समय में क्या करती थी वो स्कूल चलती थी। सकाळची शाळा मला सापड़त नसे। जैसे सुबह उनका काम था, क्या काम था, भैंस को चराना है, तो इसके लिए सुबह का जो टाइमिंग था वो उनको स्कूल का सुबह का टाइमिंग मैच नहीं होता था, या सुबह की जो समय था वो स्कूल में जा नहीं पाते थे। सकाळची शाळा मला सापडत नसे। म्हशी चरायला गेलं कि शाळेच्या खालच्या बाजूला एक छोटा सा डो होता। अब जो भैंस चराने के लिए वो लेकर जाते थे, तो लेके जाने के बाद शाळेच्या खालच्या बाजूला एक छोटा सा डो होता, जो जहाँ पर पानी जमा होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, डो बोला जाता है। तो जो स्कूल के करीब में या स्कूल के नीचे साइड में एक छोटा सा पानी का क्या था, डो था। और जब ये भैंस को चराने ले जाते थे, और भैंस जब उस पानी के अंदर घुस जाती थी, तो बोलते ना हम लोग, गए भैंस पानी में करके, क्योंकि एक बार गई तो दोबारा जल्दी बाहर नहीं आती। तो इस तरीके से जब वो पानी के अंदर, जब उस डो के अंदर वो भैंस जाकर बैठ जाती थी, तो 2 या 3 घंटे की फुर्सत उनको हो जाती थी। मग त्या 2 ते 3 तास निवांत होत, तेव्हा राहिलेला शाळेचा अर्धा वेळ मी पाटीचा फाटका तुकडा आणि फाटकं पुस्तक घेऊन शाळेत जाता था। और उसी वक्त जब वो भैंस पानी में जाकर बैठ जाते थे, तो उस वक्त इनके पास कम से कम 2 तास 2 घंटे का समय उनको मिलता था। और उस वक्त फिर सिंधुताई क्या करते थे, आधा समय दोपहर के बाद पाटीचा फाटका टुकड़ा, जो स्लेट होती है, फटी हुई स्लेट जो है, और फटी हुई किताब लेकर क्या करते थे, स्कूल में आ जाते थे। क्लियर हो रहा है कैसे चल रही पढ़ाई उनकी? घेऊन येत असे, शाळा भरलेली असे। और जब वो स्कूल आते थे तो उस वक्त स्कूल क्या होती, भरी हुई रहती थी। मतलब सुबह से चल रही ना, 7 बजे, दोपहर के बाद जा रहे, भरलेली असायची। काही मुलं मोठमोठ्याने 1-2 असे पाड़े सुरात म्हणत असायची। और जब स्कूल चालू थी, क्लासेस चालू होते थे, तो बच्चे क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, ज़ोर ज़ोर से जो पाड़े होते, टेबल्स होते, वो टेबल को क्या करते थे उन लोग, ज़ोर ज़ोर से
पढ़ते थे, तिसरी आणि चौथीला वांदिली गुरुजी शिकवत असत. जैसे हमने देखे थे स्कूल के मुख्याध्यापक क्या थे, वांदिले गुरुजी थे. और ये जो थे वो क्लास तीसरी और चौथी को पढ़ाते थे. क्या दिया यहाँ पे, तीसरी आणि चौथीला वांदिली गुरुजी शिकवत. और दूसरे जो गुरुजी थे जिनका नाम था कांबळे गुरुजी, ये पहली और दूसरी में पढ़ाते थे. क्लियर हो रहा है इतना. देखो सवाल पूछा जाता है कि गुरुजींचे नावे लिया. दो गुरुजी है इसके अंदर. पहले कौन है, वांदिले गुरुजी जो स्कूल के क्या है, मुख्याध्यापक. और दूसरे गुरुजी है वो कौन है, कांबळे गुरुजी. वांदिले गुरुजी कौन सी क्लास में पढ़ाते, तीसरी और चौथी. और कांबळे गुरुजी जी थे कौन सी, पहली और दूसरी क्लास. तो इस तरीके से उनका जो पढ़ने का टाइम था, जो शेड्यूल था, वो भी बताया गया है कि सुबह की जो स्कूल थी वो अटेंड नहीं कर पा रहे थे. उसका रीज़न क्या था कि उनको जो उनका काम था भैंस को चराने ले जाना है, इस वजह से सुबह के स्कूल में वो नहीं जा पाते थे. लेकिन दोपहर में जैसे उनको टाइम मिलता था तो उनके पास में जो भी स्लेट थी, पाटी थी, पाटीचा फुटका टुकड़ा, फटी हुई स्लेट है, फटी हुई किताब है, ये लेकर क्या होते थे वो स्कूल में आ जाते थे. देखिए आगे चलते हैं. मी वर्गात गेले की मुले मुली म्हणत गुरुजी चिंदी आत्ता शाळेत आली बघा. और जैसे वो दोपहर के बाद स्कूल जाते थे, जैसे क्लासरूम में इंटर करते थे तो बाकी बच्चे कंप्लेंट करते थे कि गुरुजी चिंदी आत्ता शाळेत आले बघा. गुरु सब लोग क्या बोलते थे कि देखो गुरुजी चिंदी है, अब स्कूल आ रही है. टाइमिंग क्या है, सुबह का टाइमिंग है, लेकिन वो स्कूल कब आ रही है, दोपहर के बाद आ रही है. वांदिली गुरुजी माझ्याकडे रागाने बघत. और जैसे बच्चे चिल्लाते थे, बोलते थे कि देखो सर चिंदी क्या हो गई, या सिंधुताई अभी स्कूल में आ रहे हैं, तो वांदिली गुरुजी क्या करते थे, गुस्से से उसकी तरफ देखते थे. और लेकिन पण कांबळे गुरुजी आश्वक डोळे मला न बोलता सांगत ये वर्गात बस. लेकिन कांबळे गुरुजी थे उसकी तरफ देखते थे और उसको इशारा करते थे कि चल अब आ गई है तो आ जा, ये वर्गात बस, आकर क्या हो जा क्लासरूम में बैठ जा. माझ्यावर त्यांची खूप माया होती. और ये कांबळे गुरुजी थे, कांबळे गुरुजी जो थे उनकी सिंधुताई पर क्या थी, खूब माया होती. मतलब खुद उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था, प्यार मोहब्बत उससे करते थे, कभी गुस्सा नहीं होते थे. और मी उशिरा शाळेत गेले तरी ते मला रागवत नसत. सिंधुताई बोलती कि अगर मैं लेट भी स्कूल जाती थी तो कभी मेरे पे गुस्सा नहीं होते थे. मी शाळेत उशिरा गेले तरी ते रागवत नसत. मतलब वो क्या बोलती है कि मैं अगर स्कूल में लेट भी जाती थी या लेट भी हो जाती थी तो मुझे कभी गुस्सा नहीं होते थे. त्यांची उबदार माया नसती तर मी जी थोडीफार शिकली आहे तेवढी शाळा शिकू शकले नसते. सिंधुताई बोलते कि अगर कांबळे गुरुजी नहीं होते तो जो भी मैं पढ़ी हूँ, चौथी पाँचवीं तक जो भी पढ़ी हूँ, शायद उतना भी मैं वहाँ पर नहीं पढ़ी. तशी मला गुरुजींची माया वाटायची. गुरुजी पाटीवर ग म ब अक्षर लिहून देत, परत परत लिहायला सांगत, ते विचारत तू जेवलीस का, मला काय बोलावं ते कळत नाही. और इस तरीके से कांबळे गुरुजी जब उसकी पढ़ाई शुरू होती थी तो उसको जो पार्टी थी उस पार्टी के ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिख कर देते थे. क्या था, ग म भ ऐसे जो अल्फ़ाबेट्स थे उसको लिख कर देते थे. बार बार उसको परत लिहायला सांगत, उसको बार बार रिपीट करके लिखने के लिए बोलते थे. और जब रिसेस होती थी तो जब सब बच्चे खाने के लिए बैठते थे तो उसको पूछते थे कि तू जेवलीस का, मला काय बोलावं ते कळत नसे. और जब रिसेस होती थी तो रिसेस के वक्त सब बच्चे जब खाना खाने बैठते थे तो कांबळे गुरुजी सिंधुताई से पूछते थे कि भाई आपने खाना खाया है, तो सिंधुताई बोलती कि उस वक्त मुझे क्या जवाब देना है ये मेरे समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो रीज़न बता रहे. आगे देखो, शाळेची घंटा झाली की सर्व मुले जेवायला बसत. जैसे रिसेस होती थी, रिसेस होने के बाद
सब बच्चे क्या होते थे, मुले मुली जेवायला बसत. सब बच्चे खाना खाने के लिए बैठते थे. मी त्यांच्या तोंडाकडे बघत असे, क्योंकि ये देखो कैसे सुबह जब निकलती थी तो किस काम के लिए निकलती थी, भैंसों को चराने के लिए. तो ना इसके पास टिफिन थी, इनके पास ना कुछ था. तो क्या होता था, सब जब बच्चे बैठते थे खाना खाते थे तो क्या करती थी, मी त्यांच्या तोंडाकडे बघत असे, सिर्फ उनकी मुंह की तरफ देखते रहते थे. पोटात भूक लागलेली असे, पेट में भूक तो लगी हुई है. मुले मुली जेवण करून खेळायला गेल्या. और जैसे ही जो बच्चे होते थे खाना खाकर अपना टिफिन खाकर जब कुछ समय बचता था तो खेलने के लिए जब जाते थे तो ये क्या करते थे, बच्चों ने जहाँ पर खाना खाया उस जगह जाकर उसका जो गिरा हुआ नीचे ज़मीन पे जो खाना होता था उसको चुनकर क्या करते थे, जमा करते थे और उसको फिर वो खाते थे. तो जब वो चुनते थे तो कुछ बच्चे क्या होते थे, उस पेड़ के नीचे बैठते थे. तो जब वो खाना चुनते थे उसके अंदर तो ऐसे लगता था कुछ बच्चों को क्या कर रहे हैं, जो फूल है, साफे का जो फूल है उस फूल को क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं. लेकिन वही बचा कुछ है जो खाना नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ रहता था बच्चों का, उसको चुन कर जमा कर क्या करते थे, वो खाते थे. और इस तरीके से फिर बाद में उसके परत्यावर घोटभर पाणी पिऊन वर्गात जाऊन बसत थे. और उतना सब जो भी मिला वो खाकर क्या करते थे, थोड़ा सा पानी पीते थे. घोटभर पानी मतलब थोड़ा सा पानी पीकर वो क्लासरूम में जाकर बैठते थे. क्लियर हो रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है उनकी, आया ना. कधी कधी म्हशीमुळे दिवस दिवस शाळेत जाता येत नसे. कभी कभार ऐसा होता था कि भैंस को चराने के लिए लेकर जाते थे. बहुत सी बार मतलब ऐसा होता था कि उस काम की वजह से उनको जो दोपहर के बाद स्कूल जाते थे वो भी उनके नसीब नहीं होता था, या वो भी स्कूल वो नहीं जा पाते थे. आमच्या चिखलदऱ्यात भराडी नावाची एक वनस्पति होती. अब देखो जिस ये भी सवाल में आता है कि जहाँ पर वर्धा जिले में चिखलदरा नाम का ये जो है इलाका, यहाँ पर एक भराड़ी नाम की एक वनस्पति आती है. वनस्पति मतलब एक पत्ता समझो, पेड़ आता है, पौधा आता है, वनस्पति होती. चांगलं तळ आता है, एवढं मोठं पान असतं. और ये जो वनस्पति है या जो पेड़ पौधा है भराड़ी नाम का, इसका जो पत्ता होता है वो तळ हाताच्या पाना एवढं मोठं पान असतं. इसका जो पत्ता होता है जो हम लोग का ये इसको तळ हात बोला जाता है. तो इतना बड़ा क्या होता था, उसका पत्ता होता था और उसी के नीचे एक कांटा होता था. त्या खाली एक कांटा असतो. जो भराड़ी का जो पत्ता होता था, पान, और उसी पान के नीचे क्या होता था, एक कांटा. तो ये क्या करते थे, त्या भराडीचा कांटा हे माझं पेन आणि भराडीचं पान हा माझा कागद असे. वो क्या करते थे, भराड़ी वनस्पति का जो पत्ता है उस पत्ते को कागज बनाते थे और उसके नीचे जो कांटा है उस कांटे को क्या करते थे, पेन बनाते थे. और इस तरीके से भैंस को चराने का काम करते करते वो अपनी पढ़ाई भी उस कागज के ऊपर या उस पत्ते के ऊपर वो करते थे. देखो सवाल पूछा जाता है कि कागज आणि पेन, इसके लिए कौनती वनस्पति, उसका नाम लिखना है. कौन सी वनस्पति थी, भराड़ी. क्या था नाम उसका, भराड़ी. भराड़ी वनस्पति का इस्तेमाल वो क्या करते थे, कागज और पेन के इस्तेमाल करते थे. असं निसर्गाच्या सोबतीने लिहिलं आणि म्हणून शिकलेलं कधीच विसरता येत नाही. और इस तरीके से वो बोलते हैं कि इस तरीके से नेचर के अंदर सीखी हुई जो चीज़ें हैं उसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते. अशी हाफ टाइम शाळा करीत करीत मी 4वी पर्यंत आले. और इस तरीके से लेखिका बोलती है, सिंधुताई बोल रहे हैं कि इस तरीके से आधा समय या आधे समय की स्कूल करते करते वो कहाँ तक आ गए, 4वी तक उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की. 4वी तक पढ़ाई पूरी की. गोपुरीला केंद्र शाळा की काय होती, तिथे 4वीची परीक्षा होती. मी पास झाले, शाळेत रिझल्ट आणायला गेले तर वांगिरे गुरुजी म्हणाले, चिंदे तू पास झालीस, आता चिंदी नावाची चिमणी उडून जाणार. इस तरीके से 4वी
की जो एग्ज़ाम थी वो ये गोपुरी नाम की एक केंद्र शाला थी, वहाँ पर उनका सेंटर था। उस सेंटर में जाकर उन्होंने एग्ज़ाम दी थी 4th क्लास की, और 4th क्लास में जाकर वो पास हो गई थी। और जब पास हुई तो पास होने के बाद जब स्कूल में आई रिज़ल्ट लेने के लिए, तो वांदिली गुरुजी बोलने लगे कि अब क्या हो गया है, जो चिंदी नाम की जो चिड़िया है अब 4th क्लास पास हो गई, तो यहाँ से उड़कर अब वो दूसरी क्लास में चली जाएगी या दूसरे स्कूल में चले जाएगी करके। देखो आगे, मी तो कागद घेऊन बाहेर पडले, पुन्हा पुन्हा वळून शाळेकडे पाहत होते। और इस तरीके से जो 4th का रिजल्ट था, उस रिजल्ट को लेकर सिंधुताई क्या कर रहे थे, स्कूल से बाहर निकले थे और वळून वळून पीछे मुड़ कर क्या कर रहे थे, स्कूल की तरफ वो देख रहे थे। त्या भिंतीवर चुन्याने लिहिलेलं बुनियादी ग्रामशाळा पिंपरी मेघे हे अक्षर पुसट पुसट होत होतं। और जैसे ही वो जब रिजल्ट लिए और स्कूल से जब बाहर निकले, बार बार स्कूल की तरफ मुड़ के देख रहे थे, तो स्कूल का जो नाम लिखा हुआ था वो धीरे धीरे उसके अक्षर जो है क्या हो रहे थे, पुसट होत होती। जैसे ही कोई चीज़ लिखी हुई है उससे अगर हम लोग दूर होते जाते हैं तो लिखावट धीरे धीरे क्या हो जाती है, हमारे आँखों से ओझल होने लगती है। उस तरीके से नाम ओझल होने लगा था। और इस तरीके से इनकी ये स्कूल थी और इनकी ये पढ़ाई हुई थी 4th क्लास तक की। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? हाँ, देखो आगे अब इनका जो संघर्ष है, यह आगे अभी इनकी संघर्ष की कहानी शुरू होती है। यहाँ तक स्टोरी थी सिंधुताई की कि इनका बचपन कैसे था, पढ़ाई किस तरीके से किए थे। अब देखते हैं आगे जो संघर्ष है इनका। माझं लग्न झाल्यावर सासरी माझा छळ होण्याची जी कारणे आहे, अब इनकी शादी हो गई थी और शादी होने के बाद ससुराल वाले इनको परेशान करते थे। सासरी माझा छळ होण्याची जो परेशान करते थे, उसके पीछे का रीज़न जो था, क्या रीज़न था, एक तो उनकी क्या थी, शुद्ध भाषा, मतलब उनकी जो बोली भाषा थी वो कैसी थी, शुद्ध थी। जैसे होता है ना, 2 तरफ की भाषा हम लोग बोलते हैं। हाँ, घर में जब बोलते हैं तो घर वाली जो हमारी भाषा होती है वो बोलते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो किताबी भाषा बोलते हैं। तो बोलने की भाषा जो थी कैसी थी, एकदम शुद्ध होती। आणि दूसरं कारण म्हणजे माझं वाचन। 2 रीज़न था कि ससुराल में उनको लोग परेशान करते थे। एक रीज़न, पहला रीज़न क्या था कि उनकी जो बोली भाषा थी वो कैसी थी, शुद्ध थी। और दूसरी, माझं वाचन, उनको पढ़ने की आदत थी। जैसे किताबें पढ़ने की आदत होती है ना, तो उनको रीडिंग पढ़ने की आदत थी। माझ्या सासरी शिक्षणाचा गंध नव्हता, और उनके ससुराल में जहाँ शादी होकर वो गए थे वहाँ पर कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। सासरचे लोग अशिक्षित अक्षर शत्रु होते। ससुराल के जो लोग थे उसके, वो बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे, जैसे अशिक्षित थे, मतलब अनपढ़ थे पूरे। अक्षर शत्रु होते, पढ़ाई लिखाई से उनको कुछ भी लेन देन नहीं था। त्यांना काही वाचता येत नसल्यामुळे त्यांच्यासमोर वाचायला कागद हातात घेतला की त्यांच्या कपाळाला आठ्या पडायच्या। और पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो अनपढ़ लोग थे ससुराल वाले। और जब उनके सामने सिंधुताई जब कोई किताब या कोई कागज़ जो भी चीज़ मिलती, जब वो पढ़ने लगते थे तो इन लोग क्या हो जाते थे, पूरे ससुराल वाले एकदम उनके ऊपर गुस्सा होते थे। पुढे पुढे मी चोरून वाचायला लागले। और जब उन्होंने देखा कि जब वो कुछ किसी चीज़ को जब पढ़ते थे, उनको जब कोई पढ़ने वाली चीज़ मिलती थी, कागज़ मिले चाहे किताब मिले, जब वो पढ़ने लगते थे तो उनके घर के लोग क्या होते थे, उनके ऊपर गुस्सा हो जाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि चोरी छुपे वो जो भी चीज़ उनको पढ़ने के लिए मिले उसको पढ़ने की वो कोशिश करते थे। जैसे वान सामनाचे कागद चोळामोळा करून उंदीर भुशीच्या बिळीत ठेवायला लागले। जैसे वान सामान होता है, मतलब जैसे किराना दुकान में हम लोग जाते हैं और वहाँ से कुछ सामान लाते हैं। अभी तो कैसे बैग में दिया जाता है, पहले क्या होता था, कागज़ में लपेट के दिया जाता था। जो भी ला रहे हैं हम लोग सामान, जैसे गेहूँ है, दाल है, जो भी चीज़ है, तो उसको क्या होता था, पहले कागज़ में बांध कर दिया जाता था। तो जो कागज़ होता था उस कागज़ को भी वो पढ़ते थे, क्योंकि पढ़ने का दूसरा साधन नहीं होता था। घर में कोई
ससुराल में पढ़े लिखे लोग हैं नहीं हैं, तो क्या करते थे, उसी कागज़ को पढ़ते थे। और जब कोई आ जाता था तो चोरी, क्योंकि उन लोग गुस्सा हो जाते थे जब ये पढ़ती हुई दिखाई दे, तो फट से क्या करते थे, उस कागज़ को उठाकर मरोड़ कर जो भी घर के अंदर जो भी उंदीर घुसी चीज़ें भी होती, चूहे का घुस का जो बिल होता था, उस बिल के अंदर जाकर उसको घुसा देते थे। और इस तरीके से एक बार उनको, जो गदिमा है मराठी के जो फेमस कवि है, इनकी एक कविता है, उनका कागज़ उनको जो पढ़ने के लिए मिला, उस कविता के शब्द देखो ये थे, माऊलीच्या दुग्धापरी आले तृषाचे मुगार, तृषाचे मृगाचे तुषार, भुकेजलेल्या तान्यासह तोंड पसरी शिवार। मतलब ये जो बारिश का जो सीज़न होता है, इस लाइनिंग के अंदर इसका वर्णन किया गया है। तो जब इनको आदत थी, कौन सी आदत थी, रीडिंग करनी, वाचनाची भूख होती, और एक दिन जैसे ही रीड कर रहे थे तो घर के अंदर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग की भीड़ थी घरात। त्या दिवशी घरात बरीच गर्दी होती, त्यामुळे घरापासून दूर जाऊन एका मोठ्या दारात बिळात कागद ठेवला होता, मात्र हाताला मुंगूचा। और एक दिन घर में क्या थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो वो कागज़ को, जब वो बिल में वो रख रहे थे, पढ़ने के लिए जो कागज़ था उसको जब रख रहे थे, तो उसी वक्त उस बिल के अंदर एक मुंगूस था, उस मुंगूस ने क्या कर लिया, उनके हाथ को काट लिया। और इस तरीके से इनकी जो पढ़ाई थी वो चल रही है। इस तरीके से बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद या बहुत सारी परेशानियों के बाद उनको जो आदत थी, कौन सी, किताबें पढ़ने की, रीडिंग की जो आदत थी, वो फिर भी उनकी छूट नहीं रही थी। और इस तरीके से एक तरह से मी प्रवाहाच्या उलट दिशेने वाहत असल्याने मला त्रास होत होता। जैसे जो फ्लो होता है, उसके फ्लो के अगर अपोजिट में हम लोग चलते हैं, अगर बहता हुआ पानी समझो, ये पानी बह रहा, और उसके अपोजिट में अगर हम चल रहे, तो हम लोग को चलने में क्या होगी, तकलीफ़ होगी ना, क्योंकि फ्लो इस तरफ जा रहा है, हम लोग इस तरफ आ रहे हैं। तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि प्रवाहाच्या उलट वाहत असल्यामुळे मला त्रास होता, कि जो फ्लो था, जो प्रवाह था, उसके अपोजिट में चल रहे थे। कि उनके घर वाले क्या करते थे, इन सारी चीज़ों से नफरत करते थे, और वही सारी चीज़ें वो क्या करते थे, करना चाहते थे। जैसे घर में कोई ससुराल में पढ़ा लिखा नहीं था, और ये क्या करते थे, पढ़ना लिखना जानते थे, तो इस तरीके से प्रवाहाच्या उलट दिशेने, प्रवाह के उलट दिशे से चल रहे थे। इसके लिए उनको क्या हो रही थी, तकलीफ़ें हो रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो काम था, उस काम को क्या किया था, जारी रखा हुआ था। और इस तरीके से एक दिन जब घर के जो ससुराल वाले थे, जब उनको परेशान करते थे, तकलीफ़ देते थे, तो एक दिन उन्होंने क्या किया, एका रात्री घरच्यांनी घराबाहेर काढले। एक रात में वो क्या हो गया, उसके ससुराल वालों ने, सिंधुताई के, उनको घर से बाहर निकाल दिया और गावाबाहेर पाठवून दिले। मी एकटी बाई, जवळ एक लहान ताने बाळ, मी खऱ्या अर्थाने अनाथ झाले। और जब उनको घर के बाहर से निकाल दिया तो उनके पास एक छोटी बच्ची थी, और इस तरीके से अब वो बोलने लगे कि छोटा बच्चा है, उसको लेकर मैं कहाँ जाऊँ। और जब घर वालों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया तो उस वक्त बोलने लगे कि खऱ्या अर्थाने तेव्हा मी, सही मायनों में उस वक्त क्या हो गई, मैं खुद अनाथ हो गई थी। ऐसे वो बोल रहे हैं। माझ्यातली स्त्री शक्ति जागृत झाली, और उसी वक्त उनके अंदर की जो स्त्री शक्ति है, वुमन पावर है, वो क्या हो गई, जागृत झाली। मी अनाथ झाले तरी रडून चालणार नाही। वो सोचने लगे कि मैं अनाथ हो गई तो अब रोकर नहीं चलेगा। काय करावं ते मला कळत नव्हते, क्या करना चाहिए उनके समझ में नहीं आ रहा था। पण निश्चयानं ठरवलं, निर्धार केला। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, तय किया कि कुछ ना कुछ अब मुझे करना है। आपण अनाथ राहायचं नाही, स्वनाथ व्हायचं। और उन्होंने तय किया कि अब मुझे अनाथ नहीं रहना है, स्वनाथ रहना है। मतलब दूसरे के भरोसे नहीं रहना है, खुद की दुनिया खुद बनानी। स्वनाथ व्हायचं, जणू यापुढे मला अनेक अनाथांची आई व्हायचं। जैसे उनको आगे चल के क्या करना था, बहुत सारे जो अनाथ बच्चे, उनकी क्या करना था, माँ बनना था। ये
उनको इस कंडीशन में क्या हो गया समझ में आया था, या इस कंडीशन में उनको ये चीज़ सिखाई थी कि अब अनाथ हो गए तो रोते नहीं बैठना है, क्या करना है, लड़ना है, और क्या बनना है, सोनाथ बनना है, खुद के पैरों पर खड़े रहना है। और इस तरीके से फिर जब आगे उनकी लाइफ में बढ़ते गए तो बहुत सारे बच्चों को, जो अनाथ बच्चे थे, उनको उन्होंने क्या किया, अपने आश्रम में ला कर रखा, उनकी देखभाल की, उनको पढ़ाया लिखाया और एक समाज के अंदर उनको एक अच्छा स्थान निर्माण करके दिया। क्लियर हो रहा है, ये समझ में आया इतना? हाँ, अब देखो इसके अंदर कुछ वीडियोस हैं इनके, मैं वो दिखाता हूँ आप लोग को। एक इंटरव्यू है इनका, थोड़ा देख लेंगे उसको तो समझ में आएगा आपको कि क्या है करके। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है कि सिंधुताई जो हमारी माई है, ऐसी असली मोटिवेशन। सिंधुताई जी ये एक ऐसी महिला है, अगर इनको देख के मोटिवेशन लिया, ऐसी करुणा की अपार शक्ति बहुत। आज आपका बहुत बहुत स्वागत। सुन लेंगे थोड़ा सा गौर से। कोई बड़ा बिजनेस नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं। आज आपसे असली मोटिवेशनल स्पीकर करूंगा। सिंधुताई जी एक ऐसी महिला है, अगर इनको देख के मोटिवेशन नहीं आया तो दुनिया में कोई मोटिवेशन नहीं। ऐसी करुणा की अपार शक्ति, बहुत भयंकर संघर्ष, इतना संघर्ष, पहाड़ों 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 जितना संघर्ष, भिक्षा मांगने तक का काम किया जिंदगी के अंदर। 9 साल की उम्र में 35 साल के आदमी से शादी हुआ, इस समय ये प्रेग्नेंट थी, इनको मारा पीटा गया। गाय के अस्तबल, घोड़े के अस्तबल के पास इनका डिलीवरी, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। ऐसा समय था शमशान घाट पे जलती मुर्दा लाश के ऊपर रोटी सेक करके खाया इन्होंने। इतनी भिक्षा मांगती थी दूसरे भिखारियों को खिलाने के लिए। आज भी इनका एक अनाथ आश्रम चलता है, जहाँ सैकड़ों हजारों बच्चों को उन्होंने पाला है अपने बच्चों की तरह। और केवल बच्चे ही बच्चे नहीं रहे, वो बच्चे बड़े होके आज एजुकेटेड हो गए, बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं इनके बच्चे भी। सिंधुताई जिनके बारे में महाराष्ट्र में तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स के माध्यम से आज पूरी दुनिया को हम बताना चाहते हैं इनके विषय में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आप मिले आज हमसे, आज आपसे अवसर मिला बात करने का। आपने तो मतलब जितने भी राष्ट्रपति आए हमारे देश में, सबने आपको सम्मान दिया, सबने आपको अवार्ड दिया। आपको अब्दुल कलाम जी ने अवार्ड दिया, आपको प्रतिभा पाटिल जी ने दिया, आपको प्रणब मुखर्जी ने दिया, आपको रामनाथ कोविंद जी ने दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने थोड़ा बचपन के बारे में बताइए कि आप इतनी शक्ति संघर्ष को करने की आपकी जीवन में कैसे है? बेटा मैं 20 साल की थी जब मेरे ससुराल में छोड़ा मेरे को, तब मेरे पास कुछ नहीं था। और 10 दिन की बच्ची थी, ससुराल में मायके ने हकल दिया। तब पेट की भूख तो थी ना, खाना तो चाहिए था हर रोज, और पास कुछ नहीं था। माँ ने भी अकल दिया था, माँ सगी थी, इसलिए भी क्या करूँ। 20 साल की बच्चे, यानी मैं 20 साल की बच्चे थे और 10 दिन की मेरी बच्चे। फिर भूख मेरे को डरा रही थी कि अभी मरने के बगैर कुछ नहीं, मर जाओ। अब मेरे को मरना नहीं था बेटा, इसलिए जब भिखारी मैं देखती तो भिखारी गाना बोल के खाना मांगते हैं, तो मैं भी उसके साथ हो गई। मैंने गाना बोला, खाना मिला और बांट के खाया और माई हो गया। जो आपका मैंने सुना गाय के तबेले में अपने बच्चे का डिलीवरी किया था। नहीं, वो क्या हो गया बेटा, मैंने एक बहुत बड़ा झगड़ा दिया था सरकार के साथ, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। क्योंकि हमारा पति गैया चराता थे, सबके पति, और हम गोबर उठाते थे, उसका पैसा नहीं मिलता था हमको। तो तब रंगनाथन कलेक्टर थे वर्धा में, मैंने उसके सामने ये रखा कि तुम रोड पे मुरुम डालते तो उसको तुम मजूरी देते हैं, हमारा पूरा गोबर तुम उठाते हैं, उठाओ, मगर उठाने के लिए मजूरी के दो। हम रात दिन वो गोबर उठाते हैं, उन्होंने दिया नहीं। फिर मैंने बहुत बड़ा झगड़ा किया और मेरे को न्याय मिला, कलेक्टर ने मेरे को न्याय दिया। मगर वहाँ का बेटा, यानी सब लोग उनका भला हो गया, मगर एक का तो बुरा हो सकता है ना। तो वो जिसका